इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। 1 second. Yes. 1 second. This 1 gentleman is second. poet. Please listen to me. You are not, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. हमारे भारत में घोटाला होना एक आम सी बात है, फिर चाहे वो चारा घोटाला हो, फिर चाहे वो राशन घोटाला हो या फिर 2G घोटाला हो। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से एक ऐसा शब्द है जो सभी के जुबान पे है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम क्या है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो छाती पीट करके रो रहे हैं। आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम क्या है जिसके चलते विपक्षी नेता माननीय श्री राहुल गांधी ऐसा बयान देते हैं। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है। मुझे हंसी आती है कि राहुल गांधी जी का स्क्रिप्ट कौन लिखता है, और अगर वो स्क्रिप्ट लिखता है तो क्या पी करके स्क्रिप्ट लिखता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रात में जब भी राहुल गांधी सोने जाते होंगे तो भगवान से ये प्रार्थना करते होंगे कि हे भगवान, मुझे सुबह उठते ही एक ऐसा शक्ति देना कि मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को डायरेक्ट टारगेट कर सकूं। खैर, पार्टी और पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी मिल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसे भारत में क्यों लाया गया, और अगर लाया गया तो इसके पीछे रीजन क्या था, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। आज का जो मुद्दा है वो है इज इलेक्टोरल बॉन्ड अ स्कैम। इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और यह भारत में कब आया। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में 2017 और 2018 के बीच में अरुण जेटली के द्वारा लाया गया था। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको छोटा एग्जांपल्स दूंगा ताकि इजीली ब्रेक डाउन किया जा सके इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदा दोनों एक ही चीज है। आम भाषा में कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऑथेंटिकेटेड तरीका है चंदा को सरकार तक पहुंचाने का। अब हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, या फिर वो तृणमूल कांग्रेस हो। अब ये पार्टीज तो कहीं काम वाम तो करती नहीं भैया, सर्विस तो कहीं करती है नहीं, तो इन पार्टी को पैसों की जरूरत पड़ती है इलेक्शंस के टाइम या फिर पार्टी चलाने के समय में। तो इन पैसों की पूर्ति जो है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, ये एज अ चंदा इन पार्टियों को पैसा देते हैं। इसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड साल में 4 बार खुलता है 10-10 दिनों के लिए। उसमें यह होता है कि जो पार्टी यानी कि जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं वो किसी भी पार्टी को पैसा दे सकते हैं, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी ने आपको पैसा दिया। यह जानकारी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के पास ही होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान के चलिए एक एक्स कंपनी है, उसने 1000 करोड़ का चंदा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, और अगर वो नाम लीक हो गया कि इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, और अगले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी आती है, तो उस कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। कांग्रेस क्या करेगी कि उस कंपनी को टॉर्चर करना शुरू करेगी कि तुमने तो बीजेपी को ज्यादा चंदा दिया था, मुझे कम चंदा दिया था। तो ये एक नियम बना था कि जो भी चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाएगा तो कंपनीज का नाम वहां पे नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पता होगा कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, और इस पैसा को पार्टी को कैश इन करने के लिए 15 दिनों का समय मिलता है। मान के चलिए कि एक कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाकर के। ये 4 फॉर्म में होता है, चाहे आप 1000 दे सकते हैं, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़। अगर एक कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 5 करोड़ रुपए देना चाहती है तो वो कंपनी क्या करेगी कि SBI में जाकर के 1-1 करोड़ का 5 इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के जमा कर देगी।
और उस पॉलिटिकल पार्टी के पास 15 दिनों का समय होगा उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने अकाउंट में कैश इन कर लेने का। उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी उस पैसे को यूज कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि 2017 से पहले, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले, अलग अलग कंपनीज किस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा पहुंचाती थी। तो 2017 से पहले सारा का सारा कारोबार कैश के थ्रू होता था और यही वजह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लाना पड़ा। लेकिन कैश के थ्रू होता था तो कैसे होता था? 20,000 से कम कोई भी एक कॉर्पोरेट कंपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को कई बार पैसे दे सकती है। कंपनीज क्या करती थी कि 20,000 से कम का उन्हें हिसाब नहीं देना पड़ता था, तो वो 19,999 रुपए या फिर 19,000 रुपए कई बार, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 500 टाइम्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देती थी एज अ फॉर्म ऑफ चंदा। अब इससे दिक्कत क्या होता था मैं आपको बता रहा हूं। मान के चलिए अगर किसी भी कॉर्पोरेट को, किसी भी कंपनी को अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है तो चंदा का कोई हिसाब नहीं होता। वो एक इजी फॉर्म था ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। बहुत धांधली चल रही थी उसमें। जो भी करप्शन का पैसा था उस पैसे को चंदे के थ्रू दे दिया जाता था आगे, और कैश फ्लो इतना बढ़ गया था कि करप्शन का चांसेस और ज्यादा हो गया था, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी और कॉर्पोरेट्स के बीच में भी। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2017-2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आ जाने से सारा चीज सही ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को क्यों डांट लगा रही है, क्यों आज विपक्ष के नेता इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर एक सच्चाई है। आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आ जाने के बाद सभी चीजें सही तरीके से चल रही हों। कहानी का एक पहलू बताना मेरा काम नहीं है, कहानी का दोनों पहलू आपके सामने बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। आखिर कुछ तो बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया है। आखिर कुछ तो बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को कई बार डांट करके सुप्रीम कोर्ट से भगाया है। आखिर कुछ तो बात जरूर है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो इस बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई का ना होना, ट्रांसपेरेंसी ना होना सरकार और आम नागरिक के बीच एक बहुत बड़ा लूपहोल है। सच्चाई है ये। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आखिर किस कॉर्पोरेट कंपनी ने यानी कि किस उद्योगपति ने कितना पैसा किससे लेकर के किस समय पे सरकार को दिया और सरकार उस पैसे को अपने सहूलियत के अनुसार किस प्रकार इस्तेमाल कर रही है, यह जानने का हक हर नागरिक को है। लेकिन उस बॉन्ड के थ्रू एक रूल था कि यह बात किसी को नहीं पता है सिवाय एसबीआई के, और इसके ऊपर सरकार रीजन भी देती है जो कि कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, एक लेजिट रीजन है कि अगर मान के चलिए किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टी को यह पता चल जाएगा कि यह कंपनी इस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करती है, तो अगर वो दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी जब भी पावर में आएगी तो उस कंपनी को कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश करेगी, गिराने की कोशिश करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और यह सच्चाई है। लेकिन 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 पूरे मामले में जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला, ये आगे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया हुआ यह लिस्ट है जिसके तहत 2017 से लेकर के 2022-23 तक में कितना इलेक्टोरल मनी अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, यह बताता है। टोटल अमाउंट जमा होता है 11,450 करोड़, जिसमें बीजेपी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं 6,566 करोड़। उसके बाद कांग्रेस को मिलता है 1123 करोड़, टीएमसी को मिलता है 1,093 करोड़, बीजेडी को मिलता है 774 करोड़ और डीएमके को मिलता है 617 करोड़। बाकी जितने भी पैसे हैं वो अलग अलग पार्टीज में बट जाते हैं। अब राहुल गांधी को यही बात खराब लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी को टोटल अमाउंट का 47 या 48% मनी कैसे मिल गया। यह तो सच्चाई है कि अगर 11,450 करोड़ हमारे पास है, जिसमें से 6,000 करोड़ से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो अकेले 47 या 48% पैसा भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों मिला, बाकी सबको इतना कम 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 क्यों मिला। तो उन महानुभावों को मैं समझाना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के। मान के चलिए एक मोहल्ले में 2 परिवार रहते हैं, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं और दूसरे परिवार में 2 लोग रहते हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि उन 10 लोगों पे ज्यादा खर्चा होगा या 2 लोगों पे ज्यादा खर्चा होगा। अर्थात
पूरे भारत में 543 लोकसभा सीट है, जिसमें अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद हैं। अब उन 303 सांसद के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा कि कांग्रेस के 40-50 विधायकों पे ज्यादा खर्चा होगा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से एसबीआई को लताड़ लगाती है और एसबीआई से कहती है कि मुझे उन कंपनीज का भी लिस्ट चाहिए कि किन किन कंपनियों ने कितना पैसा किस किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट जारी किया है। पहले आप उस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इसने दिए हैं 1368 करोड़। उसके बाद आता है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंड्स लिमिटेड 224.5 करोड़। चलिए कहानी में लाते हैं एक छोटा सा ट्विस्ट तो काफी बड़ा है, लेकिन जानबूझकर मैं छोटा बोल रहा हूं। जब मैं डाटा पढ़ रहा था तो आप लोगों ने यह गौर किया होगा कि अकेले टीएमसी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस को 1093 करोड़ रुपए मिलते हैं। 1093 करोड़ इलेक्टोरल मनी केवल टीएमसी को मिलता है। अगर इस कदर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की 12 स्टेट्स में सरकार है, 12 डिफरेंट स्टेट्स, तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 12,000 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन टीएमसी को, जिसकी केवल एक स्टेट में सरकार है, वेस्ट बंगाल में, अकेले टीएमसी को मिलता है 1093 करोड़। और सच मानिए, राहुल गांधी ने एक बार भी टीएमसी से सवाल नहीं उठाया कि आपको इतना सारा पैसा एक स्टेट में रहने के बावजूद कैसे मिल गया। चलिए कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। डीएमके, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। डीएमके को कुल मिलाकर के 617 करोड़ रुपए मिलते हैं और फ्यूचर गेमिंग नामक कंपनी ने अकेले डीएमके को 509 करोड़ रुपए दिए हैं। राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल नहीं उठाया। सवाल में कौन? सिर्फ बीजेपी। एक कहावत है हमारे समय में कि जो ताकतवर होता है सर भी उसी के सामने झुकता है। लेकिन आप हिपोक्रेसी इस कदर मत पालिए राहुल जी कि लोग आपको समझ ना पाए। ये 2024 की युवा है, एक समझदार युवा है और ये समझती है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर बीजेपी को 6000 कुछ करोड़ रुपए मिले हैं तो ये कॉरपोरेट कंपनियां भी जानती हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि वो तत्काल में अच्छा काम करके दे रही है देश को। लोकतंत्र की एक खासियत होती है, लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोपरि माना जाता है, सर्वप्रथम माना जाता है। और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पंक्ति है जो मुझे बहुत पसंद है कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, पर हमारा देश रहना चाहिए, हमारे देश का संविधान रहना चाहिए। और लोकतंत्र की यह खासियत है कि सही गलत दोनों पक्षों को सामने रखा जाता है और न्यायपालिका उसी के ऊपर निर्णय देती है, निर्णय सुनाती है। लेकिन यहां पे प्रश्न उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को स्थगित करने के बाद, रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नया क्या डिसीजन लेने वाली है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ चेंजेस किया जाएगा या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा? ये दो प्रश्न उठते हैं। अंततः मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे तो मेरा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों तक, अपने फैमिलीज तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक चिंगारी है जो इस वीडियो के माध्यम से उठाता हूं, इसे आग बनाना आपका काम है। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।